चले देखिए, आज हम बात करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार लूप पर बल आघूर्ण। ठीक है, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो और उस चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी धारावाही आयताकार लूप को रख दें तो उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा और वो बल आघूर्ण करता क्या है। ठीक है, जैसा कि आप लोग विद्युत मोटर में देखे होंगे, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे काम करता है, आज उसी सिद्धांत को हम यहाँ पर समझेंगे। कैसे विद्युत मोटर में स्विच ऑन करते ही वो मोटर स्टार्ट हो जाता है, अपना काम शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो चीजें आज हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो हेडिंग डाल रहे हैं आज का, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही आयताकार लूप पर बल आघूर्ण, यही आज का आपका टॉपिक है। बैठ जाओ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस टॉपिक को समझने के लिए देखिए ध्यान से, हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में एक धारावाही आयताकार लूप होना चाहिए, तब हम देखते हैं कि उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लिए आप चाहें तो दो मैग्नेट के पोल्स यूज कर लें या विद्युत विधि द्वारा, ठीक है, वहां पर आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लें। तो जैसे आपको सुविधा हो, हमने क्या किया, यहाँ पर मैग्नेट के दो पोल लगा दिए। ध्यान देना, ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के ये दोनों पोल्स हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, एक पोल ये है, इसी तरह इस मैग्नेट का दूसरा पोल देखें। ये इसका दूसरा पोल है। ठीक है, ये दोनों पोल जो आप देख रहे हैं, नॉर्थ और साउथ, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये दोनों पोल एक ही मैग्नेट का है। ऐसा नहीं है कि ये दूसरा मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, ऐसा नहीं है। जैसे एक चुंबक का एक डिजाइन होता है जिसे हम कहते हैं नाल चुंबक। नाल चुंबक, जैसे घोड़े के पैर में एक लोहे की नाल लगी होती है, जानते हैं ना, वो नाल का आकार कुछ ऐसे ही रहता है, ऐसे। ठीक है, उसका आकार ऐसे ही रहता है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं हम हॉर्सशू मैग्नेट, ऐसे होता है। ठीक, इसी को हिंदी में बोलते हैं नाल चुंबक। तो ये मैग्नेट इसी तरह का है, इसके ये वाले पोल्स जो हैं उसको हमने सामने दिखाया है। ठीक है, पीछे का जो ये देख रहे हैं यू आकार का, वो पीछे है। ठीक है, यानी मैग्नेट के ये दो पोल हो गए और पीछे का हिस्सा ऐसे जाकर के जुड़ा हुआ। समझ में आएगा?
तो हम केवल इसके सामने के हिस्से को दिखा रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है, और बाकी ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं वो पीछे है, ठीक। तो ये दोनों पोल एक ही मैग्नेट का है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग मैग्नेट के ये पोल्स नहीं लगाए गए हैं। पोल्स में समझ रहे हो ना, ध्रुव, ठीक है। तो ये हार सुमैग्नेट है, यानी नाल चुंबक है। अब इनके दोनों ध्रुवों के बीच जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। दोनों ध्रुवों के बीच जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनेगी, और उस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, ये ध्यान रखना। इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि के अंदर आता है, क्योंकि इसकी दिशा फिक्स होती है नॉर्थ से साउथ की ओर। तो इस तरह इसके ध्रुवों के बीच ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, ठीक। अब ऐसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम कोई धारावाही आयताकार लूप को रखें तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक लूप रखते हैं। लूप को ध्यान दीजिएगा, आयताकार लूप है ये, आयत समझते हैं ना, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। अगर लंबाई चौड़ाई बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वर्गाकार नहीं बल्कि आयताकार लूप रख रहे हैं, ठीक है। ये लूप हो गया आयताकार, और लूप के दो सिरे होंगे। इन दोनों सिरों को हम विद्युत स्रोत से क्या करेंगे, दोनों सिरों को हम विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे, ऐसे, ठीक है। दोनों सिरों को हम विद्युत स्रोत से जोड़ देंगे। जब आप इनको विद्युत स्रोत से जोड़ेंगे तो इसमें धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। देखिए ऐसे धारा बह रही है, यहाँ पर ये धारा की दिशा देख लीजिए, ऐसे, इस आयताकार लूप में धारा ऐसे प्रवाहित होने लगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे धारा बहने लगती है, ठीक है। मान लीजिए हमने इसमें जो धारा प्रवाहित किया वो धारा कितनी है, आई एम्पियर है। ये आई एम्पियर की धारा लूप के हर भाग से होते हुए जा रही है, और यहां से फिर आई एम्पियर बाहर आ रही है, देखिए ध्यान से, ठीक है। ऐसे धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। जब इसमें आप धारा प्रवाहित करोगे तो धारा प्रवाहित होते ही लूप पर एक बल आघूर्ण का अनुभव होने लगेगा। अब बात यही आकर थोड़ा कठिन हो जाती है कि सर बल आघूर्ण है क्या जिसका ये अनुभव करेगा। आघूर्ण का मतलब होता है घूमना, क्या होता है, घूमना, और बल आघूर्ण का मतलब उसे घुमाने वाला बल। आघूर्ण का अर्थ हो गया घूमना, किसी अक्ष के चारों ओर क्या करना, घूमना, और बल आघूर्ण का मतलब अक्ष के चारों ओर घुमाने वाला बल, ठीक है। तो इस पर इस तरह का एक बल लगने लगेगा जो इसे इसके अक्ष के चारों तरफ क्या करेगा, घुमाने लगेगा। उसी बल का नाम है बल आघूर्ण। उसी बल आघूर्ण का ये कुंडली क्या करेगी, अनुभव करने लगेगी। अब बात आती है कि वो बल कहाँ से यहाँ उत्पन्न हो जा रहा है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि अगर कोई चालक तार, और वो भी धारावाही जिसमें धारा बह रही हो, अगर कोई धारावाही तार को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं
तो आप सभी को पता है कि लॉरेंज बल के अनुसार उस तार पर बल लगने लगता है और उस बल का मान होता है IBL sin थीटा। इतना बल लगता है। अगर तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है क्योंकि थीटा 0 हो जाता है। लेकिन अगर वो बल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर न होकर किसी अन्य कोण पर है तो उस पर एक बल कार्य करेगा और उस बल का मान IBL sin थीटा होगा। ठीक है, तो इस लूप में भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, मान लेते हैं इस लूप का नाम है ABCD। ठीक है, अब इसको थोड़ा लिख लेते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको। तो लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। जब किसी आयताकार धारावाही लूप को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह एक बल आघूर्ण का अनुभव करने लगता है। वह एक बल आघूर्ण का अनुभव करने लगता है, परंतु उस पर नेट बल शून्य होता है। यानी उस पर अगर नेट बल पूछा जाए तो नेट बल उसका क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, लेकिन बल आघूर्ण का वो अनुभव करेगा। तो नेट बल शून्य होने के बाद भी वो बल आघूर्ण का अनुभव क्यों करता है वो भी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं, माना एक आयताकार धारा वाही लूप, नाम क्या है? ABCD, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय में स्थित है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है जिसका तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। ठीक है, ध्यान देना है। हमने क्या किया? हमने ये कहा कि कोई भी आयताकार धारावाही लूप को अगर आप एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो हमेशा एक बल आघूर्ण का क्या करेगा? अनुभव करेगा। ठीक है, उसको उस पर एक बल आघूर्ण का फील होने लगेगा।
लेकिन अगर नेट बल उसका निकाला जाएगा, ठीक है, तो नेट बल हमेशा क्या रहेगा, शून्य रहेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक आयताकार लूप ए बी सी डी है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित है और इस तरह से स्थित है कि लूप का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर है। जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं 3 हैं, ठीक, और इसकी दिशा जो है इधर से इधर है। हमने एक लूप आयताकार लूप रखा और उसको इस चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे ही क्या किया, रख दिया। तो इस लूप का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर है। ठीक है, ऐसे हमको रखना है, ऐसे नहीं रखना है, नहीं तो लूप जो होगा तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो जाएगा, लंबवत हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसे रखना है ताकि लूप का तल जो है चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, समांतर। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया है जिसका तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर है। जब इस तरह आप लूप को रखोगे, मान लो लूप की जो लंबाई वाली भुजा है उसका लंबाई कितना है, b है, और चौड़ाई वाली भुजा कितनी है, a है। ये लूप की लंबाई और चौड़ाई है, क्योंकि यह आयताकार है तो लंबाई चौड़ाई दोनों क्या होंगे, अलग होंगे, सेम नहीं हो सकते। अगर ये वर्ग होता तो सेम हो जाते। ठीक है, अब देखना जब ऐसे आप रखोगे तो लूप का ये वाला जो भुजा आप देख रहे हो B से C और ये भुजा देख रहे हो A से D, ये लूप के दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएंगे। ये दोनों भुजाएं जो हैं लूप का वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। और आपको हमने पहले ही बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई तार है और वह तार चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में रखा गया है या समांतर रखा गया है तो उस तार पर कोई बल कार्य, तो इसका मतलब फिक्स है कि इस भुजा और इस भुजा पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है। यहाँ लिखेंगे लूप की भुजा BC और AD चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, समांतर है, जिसके कारण इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ये दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने के कारण इस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको बार बार मैं बोल रहा हूं कि कोई भी तार, धारावाही तार अगर चुंबकीय क्षेत्र में है तो उस पर बल कार्य करेगा। जैसे मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, हमने एक तार ऐसे रख दिया चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण पे रख दिया और इस तार में हमने I एम्पीयर की धारा प्रवाहित कर दी, तो ये तार हो जाएगा धारावाही तार। और यह धारावाही तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर है, तो इस पर बल कार्य करेगा और उस बल का मान होता है कितना, I dl साइन थीटा, इतना बल लगेगा। लेकिन अगर सोचिए ये तार थीटा कोण पे न रख करके इसको चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में ऐसे रख दें, तो क्या थीटा बनेगा, बनेगा ही नहीं। तो जब थीटा नहीं बनेगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी तो साइन 0 की वैल्यू, तो ये 0 हो जाएगा और 0 का गुणा इसमें करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। समझ में आई बात। इसी कारण देखिए ये दोनों तार, ये और ये चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में है, इसलिए इनके और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। और 0 बनने से साइन 0 की वैल्यू, इसलिए दोनों तार पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। क्लियर, क्योंकि ये दोनों किस दिशा में है,
चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में है। ये दोनों भुजा इस लूप का चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कहिए या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कहिए, दोनों भुजाएं इस तरह से हैं, इसलिए इन पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ये तो क्लियर हो गया, क्यों नहीं करेगा अभी हमने बता दिया। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर दो जो भुजाएं हैं, दो अतिरिक्त भुजाएं हैं जो लंबाई वाली है, देखिए ए बी और सी डी, ये दोनों भुजाएं जो हैं चुंबकीय क्षेत्र के क्या हैं, लंबवत हैं। और जब लंबवत होंगे तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, 90 डिग्री, और जब थीटा 90 बनेगा तो साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक है, यानी दोनों पर बल कार्य करेगा। यहाँ लिखेंगे परंतु भुजा कौन, ए बी और सी डी दोनों चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं, जिससे दोनों पर दो बराबर एवं विपरीत बल F1 व F2 कार्य करेगा। ध्यान देना, परंतु भुजा AB और CD दोनों चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है, जिससे दोनों पर दो बराबर एवं विपरीत बल F1 और F2 कार्य करेंगे। दोनों बल परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे, और दिशा में क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो इन बलों का मान कितना हो जाएगा जी, F1 बराबर F2, और इनका मान हो जाएगा I D L साइन, इसी सूत्र से निकालेंगे। ध्यान रखना, I इसमें बहने वाली धारा है, D जिस चुंबकीय क्षेत्र में आप रखे वो चुंबकीय क्षेत्र है, और L भुजा की लंबाई है। यहाँ पर भुजा की लंबाई क्या है, D है, तो L की जगह हम क्या रख देंगे, D रख देंगे, ठीक। साइन थीटा, चूंकि भुजाएं लंबवत हैं तो थीटा का मान 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये 1 हो जाएगा, और जब 1 हो जाएगा तब F1 बराबर F2 बराबर IBB, इतने न्यूटन के बल कार्य करेंगे दोनों भुजा पे। दोनों भुजाओं पर इतने न्यूटन के बल कार्य करेंगे। दोनों बल बराबर हैं, लेकिन दिशा कैसे निकालेंगे, दोनों बलों की दिशा, क्योंकि लिखा गया देखिए, दो बराबर, परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत, तो दिशा इनकी विपरीत होगी। क्यों विपरीत होगी, ध्यान दीजिएगा, परिमाण बराबर और दिशा विपरीत क्यों हो जा रही है, समझना। दोनों भुजाओं की लंबाई क्या है, बराबर है, B, क्लियर। दोनों भुजाएं एक ही चुंबकीय क्षेत्र B में है, दोनों भुजाओं में धारा I बह रही है, दोनों भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हैं, तो सब कुछ दोनों भुजाओं में सेम है, ठीक है, इसलिए दोनों बलों का परिमाण सेम है। दिशा विपरीत इसलिए है क्योंकि एक भुजा में धारा देखिए ऊपर की ओर जा रही है और दूसरे भुजा में धारा, इसलिए बल की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। अगर दोनों भुजाओं में धारा सेम दिशा में होता तो बल भी सेम दिशा में होता, लेकिन दोनों भुजाओं में बल, धारा की दिशा एक दूसरे के ठीक क्या है, विपरीत है, इसलिए दिशा क्या हो जाएगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। क्लियर। अब रह गई बात
किस भुजा पर बल किस दिशा में लगेगा। विपरीत तो लगेगा, क्लियर है, नो डाउट, बट दिशा क्या होगी बल का। तो ध्यान रखिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप जानते हो, जब कोई तार चुंबकीय क्षेत्र में हो और उस तार में धारा बह रही हो तो उस तार पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो बल की दिशा देख लीजिए, समझिएगा ऐसे, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, और ये धारा की दिशा। तो ये, तो अगर हम इस भुजा पर लगाएं तो बल की दिशा किधर है, अंदर की ओर है, समझ में आ गई बात। तो इस पर जो बल लगेगा, इस भुजा पे जो बल लगेगा, उस बल की दिशा यानी F1 किधर होगा, अंदर की ओर होगा, समझ में आई बात। तो इसका मतलब इस पर जो बल लगेगा इसकी दिशा बाहर की ओर होगा, समझ में आई बात। इस तरह दोनों बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत हो जाएंगे, क्लियर। अब देखिए, हमने कहा इस पर नेट बल शून्य क्यों हो जाता है। अब आप खुद बताइए, किसी चीज पर एक साथ दो बल बराबर और विपरीत दिशा में लगे तो रिजल्ट क्या पाएंगे, जीरो पाएंगे। जैसे ये मार्कर है, 10 न्यूटन के बल से इधर खींचा जाए और 10 न्यूटन के बल से इधर खींचा जाए, तो क्या ये मार्कर यहाँ से इधर उधर होगा, नहीं होगा। तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि दोनों बल परिमाण में बराबर और दिशा में क्या है। तो ठीक वही चीज यहाँ है, दोनों बल F1 F2 परिमाण में बराबर हैं और जिन दिशा में देख रहे हैं एक दूसरे के ठीक क्या है, तो इनका नेट बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो अगर कोई प्रश्न करे कि आयताकार लूप पर लगने वाला कुल बल कितना होगा, तो कुल बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक। अब बात आती है, जब कुल बल शून्य हो गया तो कौन सा बल है जो इसको घुमाता है, जिसके कारण आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसे आप बलाघूर्ण कहते हो, वो बल कहाँ से इसमें आ जाता है। तो ध्यान रखिए, दोनों बल विपरीत हैं तो जीरो हैं, लेकिन दोनों बलों की जो क्रिया रेखा है, जहां पर दोनों बल कार्य कर रहे हैं, वो रेखाएं एक दूसरे से अलग हैं, उनके बीच दूरी है और उसी दूरी के कारण बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। अगर वो दूरी ना हो तो बल आघूर्ण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि बल शून्य है, ठीक है। तो देखिए अभी दोनों बलों के बीच दूरी कैसे है, तो ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। दोनों पर दो बराबर और विपरीत बल ऐसे लगेंगे, ठीक। ये बल क्या करेगा, इसको नीचे की ओर और ये बल इसको ऊपर की ओर, तो लूप ऐसे क्या करेगा, घूमने लगेगा, लूप ऐसे घूमना शुरू कर देगा। जब लूप घूमेगा तो लूप का जो अक्ष होगा यहाँ पर, वो अक्ष भी घूमेगा, तब ये लूप इस तरह से गति करना शुरू कर देगा, इस तरह से, ठीक है। जब इस तरह से लूप गति करने लगेगा तो इस लूप से कोई भी शाफ्ट, कोई भी रॉड जोड़ करके आप उस पे पुल्ली, पट्टा, पंखी, मोटर, फैन जो लगाना है उस पे सेट कर दीजिए, वो सब चलने लगेगा। और यही चीजें होती हैं, जितना मोटर है, फैन है, ठीक है, मिक्सर मशीन है, जो चीजें लाइट के स्विच को ऑन करते ही घूमने लगे, वो सब इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। इनके लिए मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आर्मेचर को रखा जाता है, इसी को इंग्लिश में हम आर्मेचर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे तांबे के तार लपेटे गए होते हैं अधिक मात्रा में, ठीक है, वही आर्मेचर है। जैसे आप करंट देते हो उस मोटर को, आपका काम बस इतना है कि स्विच को दबा देना। स्विच दबाने का मतलब इस लूप में करंट को प्रवाहित कर देना, बस इतना ही काम आप करते हो। स्विच ऑन कर दिए, करंट इसमें भेज दिए, जैसे करंट इसमें गया तुरंत लॉरेंट बल के अनुसार दोनों साइड पर इतने बल कार्य करने लगेंगे और वो तुरंत क्या करेगा, घूमने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पंखी लगा दोगे तो हवा देने लगेगा, पुल्ली लगा दोगे, पट्टा लगा करके कोई और चीज चला रहे वो भी घूमने लगेगा,
वहां पर पंखी छोटा सा लगा लोगे तो पानी ऊपर चढ़ाने लगेगा। जो चीज यहां जोड़ोगे उस सब काम करना शुरू कर देगा। यही चीजें होती हैं, ठीक है। तो चलिए इतना बल काम करेगा, लेकिन बलाघूर्ण कितना लगेगा अभी हम बलाघूर्ण नहीं निकाले, हम केवल इतना बताएं कि इतना बल लगेगा एक दूसरे के बराबर और विपरीत दिशा में। अब हम बात आते हैं बल आघूर्ण कितना लगेगा। तो बल आघूर्ण के लिए ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को यहां समझिए। देखिए यहां बल लग रहा है और यहां बल लग रहा है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, a, जितनी उसकी चौड़ाई है। मान लो ये इनके बीच की दूरी है, एक बल यहां लग रहा है इस पर, ये लग रहा है F2 न्यूटन, और ये एक बल यहां लग रहा है इस पर F1 न्यूटन, और ये इसका जो अक्ष है, ये वाली जो इस चौड़ाई वाली भुजा के मध्य बिंदु से जा रहा है, ये ऐसे, समझ में आई बात। अब देखो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, a है, ठीक। अब देखो बल आघूर्ण उत्पन्न कहां से हो रहा है, समझना इस चीज को। मान लो, देखो मान लो ये लूप, ये जो बल है इसको ऐसे थीटा डिग्री क्या किया, घुमा दिया ऐसे। तो जैसे ये थीटा डिग्री घूमेगा तो इसका आकार देखो ऐसे हो जाएगा। ये हो गया F2 और ये हो गया F1, ठीक। और ये हो गया इसका मूल बिंदु ऐसे। पहले था ये ऐसे था, ध्यान देना, पहले ऐसे था ये, देखो अब ये इतना डिग्री क्या हो गया, घूम गया, ठीक। तो इनके बीच लंबवत दूरी निकालनी है, दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, कितनी दूरी है दोनों बलों में। तो ये बल यहाँ काम कर रहा है तो इसकी क्रिया रेखा ऐसे होगी, ठीक है। और ये बल यहाँ काम कर रहा है तो इसकी क्रिया रेखा ये होगी, सही है। देखो दोनों बल की क्रिया रेखा अलग अलग है, अगर इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो जाती ना तो बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होता, वो बल आघूर्ण क्या हो जाता, जीरो हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस बल का काम करने की जो रेखा है वो ये है, और इस बल के काम करने वाली रेखा ये है, इसी को बोलते हैं क्रिया रेखा। इनके बीच की लंबवत दूरी निकालनी है। तो लंबवत दूरी कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, इसको ऐसे इस पे मिला दो, लंब डाल दो ऐसे, ठीक है। ये लंब जब डालोगे ऐसे ऐसे, तो ये जो दूरी है वही दोनों क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी है। ये जो दूरी है ना, है ये, यही दोनों के बीच की क्या है, लंबवत दूरी है। और इसी लंबवत दूरी के कारण इस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। अगर ये दूरी दोनों बलों के बीच में नहीं होती ना तो बल आघूर्ण कार्य नहीं करता, तब दोनों बल क्या हो जाते, ठीक एक दूसरे के ऊपर हो जाते। अगर इनके बीच ही दूरी नहीं होती तो ये दोनों बल एक दूसरे के ठीक क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो अगर ये थीटा है तो इसको भी हम थीटा मान लें, ठीक है भाई, दोनों रेखाएं समांतर है, देखो ये और ये, है कि नहीं। चलिए अब देखो यहां पर आपका ये दो त्रिभुज में बट गया, देखिए एक यहां और एक यहां, देखिए नहीं बट गया, देखो। तो एक बार इस त्रिभुज के लिए अगर हम बात करें, इस त्रिभुज के लिए साइन की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और यहां पर कर्ण, ये पूरी लंबाई कितनी थी, a, तो आधी लंबाई कितनी हो जाएगी, a बटा 2, आधा हो जाएगा ना भाई। देखो पूरी लंबाई कितनी थी इसकी, a, तो ये आधी लंबाई हो गई नहीं उसकी, तो ये कितनी हो गई, तो ये भी कितनी हो जाएगी, a/2 हो जाएगा ना, देख लेना ध्यान से, ये भी a/2, ये भी a/2 हो जाएगा। अब आपको ये साइन थीटा की वैल्यू यहां यूज करना है और यहां यूज करना है, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां पर लूप
पर लगने वाला क्या बल, लगने वाला कुल बल आघूर्ण निकालेंगे। लगने वाला कुल बल आघूर्ण बराबर, देखना ध्यान से समझना, बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, ध्यान देना। बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, यही सूत्र है उसका। बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, यही उसका सूत्र है। तो ध्यान देना, यहाँ पे दो बल लग रहे हैं, दो बल लग रहे हैं। आप चाहें तो ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज लेके निकाल लीजिए, ठीक है, एक ही बार निकल जाएगा। आप चाहें तो इस त्रिभुज को दो पार्ट में करके निकाल लीजिए, आधा आधा करके निकाल लीजिए, जो आपको सुविधा हो, ठीक है। हम इसको अगर एक ही त्रिभुज करके सॉल्व करें तो क्या होगा, तो देखिए अगर एक त्रिभुज लेकर सॉल्व करेंगे तो ये पूरा लंबाई a मानेंगे, और दो त्रिभुज लेकर सॉल्व करेंगे तो आधी लंबाई लेकर चलेंगे, ठीक है। तो बल आघूर्ण बराबर बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच की क्या लंबवत दूरी, ये इसका सूत्र है बल आघूर्ण का, ठीक है। अब देखिए बल आघूर्ण को प्रदर्शित किससे करते हैं, टाउ से, किससे, टाउ, ऐसे बनता है टाउ, ठीक है। टाउ बराबर हो जाएगा बल, अगर दोनों को लेके एक साथ हल करेंगे तो दोनों बलों का परिमाण बराबर है, तो दोनों में से कोनो एक बल ले लीजिए, क्योंकि दोनों बल क्या हैं, बराबर हैं। तो कोई एक बल ले लीजिए, मान लीजिए हमने ले लिया F1, ठीक, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी आएगी, तो लंबवत दूरी के लिए ध्यान रखना साइन थीटा की वैल्यू निकालो इस त्रिभुज से। तो साइन थीटा बराबर क्या आता है, लंब बटा कर्ण, यही आता है। तो ये लंब हो जाएगा और ये, तो लंब बटा कर्ण, कर्ण की लंबाई कितनी है a, तो आ जाएगा लंब बराबर a साइन, तो ये मान यहां रख देंगे a साइन थीटा, ठीक। अब ध्यान देना, टाउ बराबर F1 की वैल्यू ये है, देखो F1 F2 दोनों बराबर है, अगर यहाँ F2 रखोगे तब भी यही रखोगे, क्योंकि दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो F1 का मान हमने रख दिया I B A साइन थीटा, ठीक है। इतना बल आघूर्ण कार्य करेगा, चूंकि अब ध्यान देना B क्या है, लूप का लंबाई है, और A क्या है, लूप की चौड़ाई है, ठीक है, सही है ना, ध्यान देना आ गया। यहां पर B लूप की लंबाई और A लूप की चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होगा, तो इस लूप का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब चाहे तो यहां लिख सकते हैं, चूंकि B इंटू A बराबर क्या, कैपिटल A, कैपिटल A क्या है, लूप का क्षेत्रफल है, तो यहाँ B और A की जगह हम कैपिटल A रख देंगे, तो क्या मिलेगा आपको, टाउ बराबर I B A साइन थीटा, ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान देना, ये हो गया बल आघूर्ण का सूत्र, लूप पे जो बल लगेगा ना बल आघूर्ण, उसका मान हो गया I A B साइन थीटा, क्लियर। अगर इसमें मान लीजिए तो एक फेरा था लूप का, अगर इसमें n फेरे हों, आपने देखा होगा आर्मेचर में एक तार नहीं होता है, बहुत सारे तार होते हैं, क्यों ज्यादा तार लपेटा जाता है, क्योंकि ध्यान रखिए एक फेरे पर इतना बल आघूर्ण लग रहा है, तो सोचिए अगर फेरों की संख्या अधिक हो तो लगने वाला बल आघूर्ण भी क्या होगा, अधिक होगा।
और जब बल आघूर्ण अधिक होगा तो लूप जो होगा तेजी से क्या करेगा, घूमेगा। ठीक है, तो कुछ मोटर देखिए बहुत धीरे धीरे चलते हैं, कुछ मोटर देखिए बहुत फास्ट चलते हैं। ठीक है, जैसे कहीं आपको बहुत बड़ा कोई मशीन चलाना है मोटर से, तो उसके जो लूप में जो नंबर होंगे फेरों की वो बहुत अधिक होंगे, ताकि उस पे बल आघूर्ण क्या हो, ज्यादा उत्पन्न हो और वो लूप को यानी उस आर्मेचर को तेजी से क्या करे, घुमाए। जहां पर कम हमें बल आघूर्ण चाहिए, लूप की स्पीड धीमा चाहिए, वहां पर फेरों की संख्या हम क्या करते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है सभी को ना। तो यदि मान लीजिए कि ये जो तार लपेटे गए हैं ये n फेरे वाले हैं, n फेरे इस पे हों तो क्या होगा, यदि ध्यान देना, यदि लूप में फेरों की संख्या कितनी हो, n हो, लूप में फेरों की संख्या कितनी हो, n हो। अगर n फेरे हैं तो बल आघूर्ण कितना हो जाएगा, एक फेरे पर बल आघूर्ण इतना है तो n फेरों पे n से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा n i d a साइन थीटा, तो बल आघूर्ण का मान इतना हो जाएगा। समझ में आई बात। और भी ध्यान दें, देखिए अब यहां पर चूंकि m कैपिटल M बराबर होता है n i a, ये कैपिटल M का मान है और इस कैपिटल M को कहते क्या है, कैपिटल M को हम चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण नहीं, देखना ध्यान से सुनना इन शब्दों को, बल आघूर्ण ये है, इस पे बल लग रहा है, ये चुंबकीय आघूर्ण है जो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, यहां लिखेंगे जहां am क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण है। समझ में आई बात। तो जब चुंबकीय आघूर्ण है तो n i a की जगह क्या रख सकते हैं, m, तब टाउ बराबर क्या हो जाएगा जी, m b साइन थीटा, तब बल आघूर्ण का मान इतना हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना ये सदिश राशि है, चुंबकीय आघूर्ण भी सदिश है, b भी सदिश है। आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, अगर दो सदिश क्रॉस प्रोडक्ट में हैं तो आप इनको लिखते हो ए बी साइन, ऐसे लिखते हो। तो अगर कोई ऐसे लिखा है तो उसको ऐसे लिख सकते हो ना। तो यहां देखो एम बी साइन थीटा इस रूप में है, तो आप एम बी साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, वेक्टर m क्रॉस वेक्टर बराबर क्या, टाउ। और दो सदिशों का जब क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, सदिश गुणा होता है, तो जो गुणनफल आता है वो भी सदिश होता है। इसका मतलब टाउ भी क्या है, सदिश राशि है। तो ये हो गया बल आघूर्ण का सदिश निरूपण। अगर आ जाए कि किसी आयताकार लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण का सदिश निरूपण लिखिए, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, समझे। तो ये सब एक एक चीज ध्यान रखिएगा, और यही सिद्धांत है जिसपे सारा मोटर आपका काम करता है, अलग से कोई सिद्धांत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, समझे हो, हाँ तुम जी, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए।